गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंत घाट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करें आज भारत में करेंसी व्यवस्था। भारत में करेंसी व्यवस्था बहुत ही पुराने समय से चल रही है और इसके विभिन्न प्रकार के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। यदि भारत में विदेशी विनिमय का यदि बात करें तो वो भी बहुत पुराने टाइम से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम अपने जो करेंसी है, ठीक है, हमारी जो मुद्रा है उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत में करेंसी व्यवस्था कब से है, तो यदि बात करी जाए तो हमारे जो पुराने जो ग्रंथ है जिसमें वेद, मनुस्मृति और बौद्ध साहित्य, इनमें विभिन्न प्रकार के स्थानों पे हमारे देश में मुद्रा के चलन की बातें हमें देखने को मिलती है। मुद्रा भी कौन कौन सी चलती थी उसके बारे में यदि बात करें तो स्वर्ण और चांदी की मुद्रा है, उनका लेख है हमें देखने को मिलता है कि उस समय में जो हमारी जो मुख्य मुद्रा थी वो चांदी और सोना ही थी। ईसा पूर्व 559 पूर्व, ईसा 559 पूर्व बात करें, ईसा पूर्व की बात करें तो हमारे देश में ऐसे लेख मिलते हैं जिसमें जो मुद्रा है, सोना और चांदी है, इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग से ही जब हमारे ये वेद पुराण इनका जब अध्ययन करते हैं तो आदिकाल से ये समझ में आता है कि हमारे देश में जो मुद्रा का जो चलन है वो बहुत टाइम से हो रहा है। यदि हम बात करें मुग़ल काल की तो मुग़ल काल में भी जो सोने की जो मोहरें हैं, चांदी की मोहरें हैं, इनका जो हमें प्रलेख देखने को मिलता है कि उस टाइम है जो सोने और चांदी की मुद्राएं हैं, मोहरों के रूप में इसको कहा जाता था, वो जो चलती थी। और तांबे की मुद्रा भी मुग़ल काल में चलती थी। आपने दाम का नाम ज़रूर सुना होगा, तो दाम जो तांबे की मुद्रा थी उसी को कहा जाता था। तो इस तरीके से मुग़ल काल में जो ये इस तरीके से मुद्राएं हैं जो चलन में थी। बात करें मुग़ल काल की ही मोहम्मद तुगलक की, तो मोहम्मद तुगलक ने चमड़े के सिक्के और जो कागजी मुद्रा है उसको यानी अपने समय में प्रसारित किया, उनका प्रचलन में उन मुद्राओं को लाया गया। लेकिन जो मुख्य मुद्रा थी सोना और चांदी ही थी, और सोने और चांदी की मुद्रा को ही लोग है जो स्वीकार करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ही कहने का मतलब प्रायोरिटी मिलती थी। तो इस तरीके से उन्होंने जारी ज़रूर की थी चमड़े और कागज़ की मुद्रा को, लेकिन लोग उसको कम इम्पोर्टेंस देते थे। तो इस तरीके से ये मुग़ल काल की बात होगी। अब हम बात करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की बात करते हैं 1801 से 1835 तक, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हमारे देश में द्विधातुमान जो मौद्रिक प्रणाली है वो लागू करी गई थी। द्विधातुमान आप समझते हैं, एक धातुमान में यदि बात करें तो एक धातु यानी सोना ही आता है, लेकिन द्विधातुमान बात करें तो यहाँ सोना और चांदी दोनों आते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में ये द्विधातुमान व्यवस्था थी। और द्विधातुमान जो व्यवस्था थी उसमें भी उनका जो रेशियो था, किनका, सोने और चांदी, ठीक है, इन दोनों मुद्राओं का रेशियो भी तय किया गया था। सोना 1 और चांदी है जो 15, ये रेशियो था, अनुपात, यानी 1 किलो सोने के बदले 15 किलो चांदी है जो दे तो उनका जो अनुपात है क्या वो बराबर होता है। तो यदि किसी को विनिमय के रूप में यदि लेना है सोने और चांदी को, तो वो भी इसी तरीके से लिया जा सकता था। और किसी को यदि कोई चीज़ खरीदनी है तो वो तो सोने और चांदी के बदले वो तो चलती थी, लेकिन सोने और चांदी को भी आपस में बदला जा सकता था, जिसका रेशियो ये था। इस तरीके से जो 1801 से लेकर 1835 तक है जो ये मुख्य मुद्राएं थी, ठीक है, सोना और चांदी। इसके बाद में हमारा जो बात नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है 1835 से 1898 तक। 1835 में भारत सरकार में एक ऐसा अधिनियम पारित हुआ जिसमें ये कहा गया कि हम स्वर्ण की मुद्राओं को प्रचलन में अब नहीं रखेंगे और केवल
जो चांदी की मुद्रा है उसको ही प्रचलन में लाया जाएगा। तो इस तरीके से रजत मान है, रजत का मतलब चांदी होता है, रजत मान है जो मुख्य करेंसी के रूप में इसको आगे बढ़ाया गया। तो जो रजत जो चांदी की जो मुद्रा थी उसी को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उस टाइम प्रयोग में लेने लग गए। फिर एक टाइम आया कि चांदी की मुद्रा का भी पतन हुआ। कब हुआ? तो ये आगे बात करते हैं रजत मान का पतन। 1870 में बड़ी मात्रा में देश में क्या है, जो अलग अलग देशों में, हमारे देश के अलावा अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में चांदी का प्रोडक्शन होने लग गया। अब चांदी के बड़ी मात्रा में जिन देशों में भंडार निकल आए तो उनके तो बहुत शानदार काम हो गया। या हमारे देश की बात कर लेते उस टाइम, तो हमारे जिन क्षेत्रों में चांदी के जहाँ जहाँ भंडार बड़ी मात्रा में निकल गए तो फिर चांदी की पूर्ति ज़्यादा होने लगी, विनिमय दरों में वृद्धि होने लगी। और जो घरेलू उस टाइम जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति का मतलब वस्तुएं महंगी हो जाती है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। तो चांदी की मुद्रा उस टाइम काम में ले रहे थे, तो चांदी की मुद्रा की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी और लोगों के मन में जो चांदी के प्रति वो ऐसा भाव आने लगा कि ये बहुत ही कहना मतलब है ये महंगा सौदा होने लग गया है। तो ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होने से क्या है, विनिमय दरें बढ़ने लगी और चांदी का प्रोडक्शन ज़्यादा होने से जो मुद्रास्फीति यानी वस्तुओं के भाव है वो अचानक बढ़ने लगे। तो इस तरीके से मुद्रामान का क्या हो गया, पतन स्टार्ट हो गया। फिर 1893 में हर्शल समिति का गठन किया गया। उसने हर्शल समिति ने मौद्रिक करेंसी के बारे में थोड़े विचार विमर्श किए और डिस्कस किया और इस तरीके से उन्होंने 1893 में एक नया करेंसी अधिनियम लागू किया जिसमें दोनों प्रकार की करेंसियाँ मतलब सोना और चांदी को समान रूप से लागू यानी मार्केट में चलने के लिए अपने विचार प्रस्तुत कर दिए उस अधिनियम में। तो इस तरीके से वो नया अधिनियम है, उसमें ये चीज़ें आ गई कि अब से दोनों जो धातुएं हैं, चांदी और सोना, दोनों को बराबर रूप में मार्केट में चलन में लाया जाएगा और उस टाइम से वो चलन में लागू हो गई। इस तरीके से रजत मान का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, यानी केवल चांदी की मुद्रा का लेन देन नहीं होने लगा, अब बाद में किसका लेन देन होने लगा, साथ साथ में सोने का भी। और सबसे जो लोगों की जो चहेती मुद्रा थी वो आदिकाल से हम बात करें तो वो स्वर्ण मुद्रा ही थी। ठीक है, तो इस तरीके से रजत मान का पतन के बाद में जो करेंसी अधिनियम नया है लागू कर दिया गया और सोने को साथ साथ में प्रयोग में लेने लग गए। ठीक है, क्योंकि विदेशी लोग हैं वो ज़्यादातर किसको प्रायोरिटी देते, सोने को ही। तो विदेशी विनिमय भी उस टाइम था, यानी दो देशों के बीच में व्यापार का माध्यम था। विनिमय का मतलब लेन देन होता है, बिजनेस से और से जो भी चीज़ लेते थे तो उनका जो पेमेंट करने का सिस्टम था वो सोना ही था, तो वो सोने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, इसलिए ये उस टाइम थोड़ा और भी अच्छा हो गया। उसके बाद हम बात करें 1898 से 1914 तक ये स्वर्णमान का टाइम था। ठीक है, इसके बाद में स्वर्णमान को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी और स्वर्णमान में ही ज़्यादातर जो काम है होने लगे। तो स्वर्णमान की कुछ विशेषता थी। भारत सरकार में नए अधिनियम जो 1893 में जो पारित हुआ था करेंसी अधिनियम, उसके बाद में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलने लगी, सोने को। लेकिन कुछ उसकी विशेषताएं थी। हमारे देश में साथ साथ में जो कागजी मुद्रा है, ठीक है, चांदी की जो कागजी मुद्रा और जो अन्य जो मुद्रा लागू की गई थी वो भी उस टाइम लागू की गई थी। ठीक है, लेकिन क्या कहा था उसमें, देश के अंदर इसकी विशेषताएं क्या थी, देश के अंदर स्वर्ण के सिक्कों का चलन नहीं होगा, यानी भारत में उन सोने के सिक्कों का चलन उस टाइम नहीं होगा ये। ठीक है, और किसका चलन था, जो उस टाइम की जो पत्र मुद्रा थी जो भी छपी हुई थी उसी का प्रयोग कर रहे थे, साथ साथ में चांदी का प्रयोग भी कर रहे थे। लेकिन कहने का मतलब देश के अंदर स्वर्ण के सिक्कों का चलन नहीं। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता थी, 1898 से 1914 के बीच में। उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा विनिमय के लिए देशी मुद्रा के स्थान पर स्वर्ण, यदि उस टाइम दूसरे देशों में यदि कोई विनिमय का लेन देन करे, कोई माल का आयात निर्यात करना है तो यदि माल आयात किया तो पेमेंट करना पड़ेगा उसका, तो पेमेंट करने के लिए क्या था, वो स्वर्ण मुद्राएं थी। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे एक मुद्रा होती है ना, अपने अभी वर्तमान में जैसे बात करें तो इंटरनेशनल जो करेंसी है वो डॉलर है, डॉलर में हम दूसरी मुद्राओं को कन्वर्ट कर सकते हैं। उस टाइम एक चीज़ थी वो है विदेशी विप्रेश बोलते थे उनको, विदेशी विप्रेश।
तो वो भी एक तरीके से एक अलग प्रकार के जैसे कागज़ थे इस तरीके से, जिनके बदले दो देशों के बीच में विनिमय का लेन देन किया जा सकता था। जैसे अभी SDR बोलते स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी मुद्रा है, इसको हम कागजी स्वर्ण के रूप में भी जानते हैं। तो वो उसी टाइम में ऐसी कुछ कागजी मुद्राएं थी या प्रतिभूतियाँ, इसको बोलना कि प्रतिभूतियाँ थी, जिनके बदले थे तो कागज़, लेकिन दो देशों के बीच में जो लेन देन हो सकता था। तो सोने के बदले उन विदेशी विप्रेशों को खरीदा जाता था और उनकी भी एक निश्चित विनिमय दर थी। और यदि किसी को दूसरे देश से विनिमय का लेन देन करना है तो विदेशी विप्रेश दो और आप विनिमय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो विदेशी विप्रेश किसके माध्यम से मिलते थे? वो केवल सोने के बदले में ही मिलते थे। बात करें अपने देश में रुपया सोने में परिवर्तित नहीं होता था, ठीक है। तो रुपया जो भी चल रहा था उसको सोने में नहीं बदला जाता था। जो भी उस टाइम जो रुपये के रूप में यदि वो करेंसी यदि तांबे की बनी है या चांदी की बनी है या कोई अन्य मिक्स धातु की बनी है तो उस टाइम वो प्रचलन में थी, लेकिन सोने में उसका बदलना था वो नहीं हो रहा था। इसके बाद में विदेशी विप्रेशों का एक भाग इंग्लैंड में रखा जाता। तो ये एक इसकी लास्ट विशेषता है कि जो भी विदेशी विप्रेश थे वो भारत सरकार के पास तो थे ही, और साथ साथ में भारत का जो केंद्रीय बैंक था उसके पास तो पड़े ही रहते थे, लेकिन उसका एक भाग था वो इंग्लैंड में भी रखा जाता था, क्योंकि उस टाइम हमारे देश में शासन किसका था? अंग्रेजों का था। तो अंग्रेजों का जो हेडक्वार्टर मुख्य था वो इंग्लैंड में ही था। तो इसलिए उन्होंने उन विदेशी विप्रेशों का एक भाग है जो कहाँ रखना पसंद किया? इंग्लैंड में। तो इस तरीके से उनकी जो अपनी अपनी व्यवस्था थी। इस तरीके से इसके बाद की बात करी जाए 1914 के बाद में विश्व युद्ध हो गया, यानी प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे स्टार्ट हुआ तो मुद्रा जो सोने की मुद्रा का क्या है, धीरे धीरे पतन होने लग गया। विदेशी क्योंकि उस टाइम जब युद्ध होता है तो सोने के बदले हम दूसरे हथियार वगैरह खरीदते थे। तो लेकिन धीरे धीरे युद्ध के समय में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो हथियारों की होती है, खाने पीने के संसाधनों की होती है। सोने की जो मुद्रा थी या सोना था उसको एक बार थोड़ा दरकिनार करने लग गए थे लोग, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, लड़ाई करने के लिए हथियार चाहिए। तो सोना लेकर के आप हथियार दे दोगे तो दूसरे देश वाले आप पे आक्रमण कर देंगे, तो सोने से थोड़ी लड़ाई करोगे। तो इसलिए सोने का जो मूल्य है या सोने की वैल्यू है उस टाइम फिर क्या है, धीरे धीरे घटने लगी। तो इस तरीके से स्वर्णमान का विश्व युद्ध के बाद में, प्रथम विश्व के बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। इस तरीके से जो ये कुछ उस टाइम के बाद में समस्या स्टार्ट हो गई। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्या क्या हुआ इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।